देखो इसमें क्या है कि आपको एक सेट गिवन है 1 2 3 4 5, आइए ठीक है, और इसमें एक रिलेशन गिवन है आपको R इक्वल टू A कामा B सच दैट मॉड ऑफ A माइनस B सम संख्या है इज इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर। तो मुझे बताना है कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांसफर रिलेशन यानी कि कुल मिला के इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध है या नहीं, मुझे ये बताना है। तो विचार करिए कि ये हमारे पास जो गिवन सेट है, जो भी 1 2 3 4 5 है ना, गिवन सेट है, इस रिलेशन के लिए क्या इक्विवेलेंस रिलेशन देगा? अगर प्रूव करने की बात करें तो पक्का देगा, लेकिन देगा तो कैसे कैसे सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा, कैसे प्रूव करना पड़ेगा, ये तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार विचार करिए कि कैसे, जैसे मान लीजिए मैं एक बार बात करूं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करूं अगर मैं, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसमें पॉसिबल है या नहीं? नहीं है, नहीं है। अच्छा, तो पहले हम कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं कि कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी रिजल्टेंट वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। इज इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है? यानी सम संख्या क्या होता है? अगर क्या होता लग जाए तो बताओ कि ऐसा नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो जाए वो होता है आपका इवन नंबर। तो मेरा प्रश्न ये उठता है कि भाई -2 या -4 या -6 या 0 या 4 या 2, ये जो भी ये नंबर्स होते हैं, इनमें से कौन कौन से इवन नंबर हैं और कौन कौन से इवन नंबर नहीं है? क्या सभी इवन नंबर हैं या सभी नहीं है? यानी कि नंबर बोलो, इसमें नंबर तो है ना, आराम से नंबर बोल सकते हो। 0 4 2 8 ये इवन नंबर हैं, और -2 -4 -6 इवन नंबर नहीं है। पक्का? श्योर हो सभी लोग? हाँ क्या? तो श्योर नहीं हो तुम? तो ऋणात्मक इवन होगा, क्यों होगा? हमने 2 से विभाज्य बोला है, यानी डिविजिबल बाई 2 बोला है मैंने, और हमने अभी उसी दिन बताया था डिविजिबल बाई 2, मतलब डिविजिबल का मतलब मैंने तुम्हें समझाया था, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो। अगर जो आंसर आ रहा है यानी क्वांटिएंट यानी कि जिसको हम भागफल बोलते हैं, अगर वो मेरा पूर्णांक होता है, पूर्णांक यानी इंटीजर होता है, ठीक है, और रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो उसको बोलते हैं डिविजिबल, ठीक है, तो वो नंबर से वो डिविजिबल माना जाएगा, सिंपल रूल है। और अगर हम डेफिनेशन ये बोल रहे हैं इवन नंबर की कि जो भी नंबर आए वो 2 से डिविजिबल हो जाए यानी कि 2 से विभाज्य हो जाए, वो नंबर अगर इवन नंबर है तो इसका मतलब ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं हैं? तो ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे? इवन नंबर होंगे। पहली बात तो दिमाग में डाल लो, ठीक है। तो ये सारे नंबर कैसे होंगे? इवन नंबर होंगे। ये हमने बात सीखा। अगर ये इवन नंबर हैं, देखो अभी हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट मेन होगा, मेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद डेफिनेशन बहुत सिंपल है, हर एक क्वेश्चन में एक ही डेफिनेशन फॉलो कराना है। भाई रिफ्लेक्सिव की क्या होता है? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, जो भी सेट होगा उसमें, सो इम्प्लाई दैट एक्स रिलेशन एक्स होना चाहिए। अब बुद्धि चलाओ, अगर हम 1 ले लेंगे तो 1, 1, ये 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 लेंगे, कोई भी। अगर हम सीधे x की बात कर लें, x का मतलब हुआ चाहे 1 लो, चाहे 2 लो, चाहे 3 लो, चाहे 4 लो, चाहे 5 लो, सेट में कोई भी मेंबर उठा के आप ले सकते हो। तो हमने क्योंकि यहाँ पे क्या लगाया है? फॉर ऑल, मतलब सभी सेट के सभी मेंबर के लिए ये रिलेशन ट्रू होना चाहिए। अब चेकआउट करते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, सो इंप्लाइज दैट x रिलेशन x पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, ये रिलेशन तब पॉसिबल होता है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि ए रिलेशन बी इंप्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाय मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन नंबर, ये गिवन है। इसका मतलब अगर ये ट्रू है तो ये इस कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। अगर हम इसको ट्रू मान रहे हैं तो भाई साहब ऐसा है कि x माइनस एक्स हो गया यहाँ पर, अगर दोनों सेम रखो क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स का मॉड। अगर ये बेटा मेरा इवन नंबर आ जाता है तो सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। तो एक बार घटाओ, x में x गया कितना होगा?
0, लो ये 0 आ गया। अब 0 मॉड क्या होगा 0, और ये जो 0 नंबर आया है ये क्या इवन नंबर है या नहीं, बोलो है। तो इज एन इवन नंबर, यानी ये इवन नंबर हमारे पास है। अगर ये मेरे पास इवन नंबर है तो बताओ मैं कह सकता हूं कि गिवन सेट हमारा क्या होगा, रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन रखेगा नहीं रखेगा, रखेगा। तो जो गिवन रिलेशन है सेट ए के लिए वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, तो गिवन रिलेशन आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आ गया भाई सभी को, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो अब मैं बात कर लेता हूं, अगला पॉइंट आता है अपने लिए जो कि आसान भी है। ठीक है, इसको नोट करना चाहते हो तो अभी नोट कर लेना, पहले हम सिमेट्री की बात करेंगे, फिर आराम से नोट करना, फिर मैं ट्रांसलेट समझाऊंगा। ठीक है, आराम से नोट करना फिर ट्रांसलेट समझाऊंगा। बताओ ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा या नहीं होगा, ट्राई करो ट्राई करो। एक्स रिलेशन वाई लेकर चलो और उसकी सहायता से वाई रिलेशन एक्स प्रूव करो। चलो ट्राई करो एक बार, है ना। एक्स रिलेशन वाई लेकर चलो और उसकी सहायता से वाई रिलेशन एक्स प्रूव करो। हुआ, हो गया, ठीक है। तो ट्राई करके देखते हैं हम भी, है ना। क्या करना है, एक्स रिलेशन वाई लेकर चलना है। ठीक है, सो इम्प्लाइज दैट इसको लेकर चलना है, वाई रिलेशन एक्स लेकर आना है। अब इसको हम अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखते हैं, मान लो फार्मूला ही माना करो इसको हर एक क्वेश्चन के लिए। क्या रख सकते हैं बताओ, तो इसकी जगह पे क्या होगा, मॉड ए माइनस बी दैट मीन्स एक्स माइनस वाई इज इवन नंबर। ठीक है, अगर ये इवन नंबर है, अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लीजिए तो वाई माइनस एक्स हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और ये भी एक इवन नंबर होगा नहीं होगा, ये बताओ होगा, ये भी एक इवन नंबर होगा। और अगर मेरा ये इवन नंबर है तो अगर मैं माइनस इसमें हटा दूं, मतलब कैसे हटाए, मॉड लगाए ना, तो मॉड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये तो हो जाएगा वाई माइनस एक्स। ठीक है, इज इवन नंबर, बोलो यस या नो, कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर ये इवन नंबर था, मॉड में माइनस का क्या इफेक्ट है, अगर -1 डालेंगे तो भी +1 देगा, +1 डालोगे तो भी +1 देगा। अगर -2 रहा होगा तो +2 हुआ, उसका मॉड करेंगे तो भाई प्लस ही देगा ना रिजल्टेंट में। और जो 2 आ रहा है वो क्या है, एक इवन नंबर है, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर मेरे ये इवन नंबर है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, वाई रिलेशन एक्स बोल सकता हूँ। कोई इशू आया, समझ में आ गया, ठीक है। अगर मैं ट्रांसटिव की बात कर लूँ, यहीं पे ट्रांसटिव की बात कर लेता हूँ, चलो ट्रांसटिव देख लेते हो। ठीक है, यहाँ तक आने के लिए चलो ट्रांसटिव इधर डिस्कस कर देता हूँ, जगह तो बहुत है, दिखेगा ना यहाँ पर सबको। ठीक है, ट्रांसटिव, अच्छा ट्रांसटिव रिलेशन में क्या होगा कि एक्स रिलेशन वाई हो, वाई रिलेशन जेड हो, तो एक्स रिलेशन जेड होना चाहिए। एक्स रिलेशन वाई हो और वाई रिलेशन जेड हो तो एक्स रिलेशन जेड होना चाहिए। एक्स रिलेशन वाई का मतलब क्या हुआ कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इवन नंबर। ठीक है, और वाई रिलेशन जेड का मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ वाई माइनस जेड इज इवन नंबर। तो मेरे पास ये रिलेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। अभी बस सोच के देखो, इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन कराया था, याद हो तो, इवन नंबर का मतलब होता है 2 से डिविजिबल है। अब इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन कराया था, तुम एक बार विचार करके बताओ कि ये क्वेश्चन पॉसिबल है या नहीं, ट्रांसटिव है या नहीं इसमें। ठीक है, क्योंकि मॉड लगा है, थोड़ा मॉड की मिस्ट्री है मैं मानता हूँ, लेकिन मैं ट्राई करो अभी हम देखेंगे, है ना। तो चलो ट्राई करो बेटा। भैया जी खाली ये नहीं लेना है, वो मेन नहीं है, मेन ये है कि ये एक इवन नंबर होना चाहिए। मेन ये है, मेन ये नहीं कि x माइनस वाई लिखा है, मेन ये है कि ये जो लिखा है वो एक सम संख्या है या नहीं, ये मेन है। कंडीशन ये है बेटा, इज के बाद जो लिखा होता है वो मेन होता है। नहीं समझेगा मेरी बात, ये मेन नहीं है कि हम ये लेकर चलना है, ये तो एक रिलेशन थ्रू आता है, लेकिन ये जो है ये एक इवन नंबर है, ये मेन है। ये एक ऑड नंबर है, ये मेन है। ये 0 नहीं हो सकता, ये मेन है। ये जो इसके बाद लिखते हैं ना वो मेन होता है, वो हमें चेक करना होता है। मतलब मेन हमारा ये होता है, ये नहीं होता है। ये तो एक वैल्यू है जिसको हमें लेकर चलना है और ये हमें चेक करना है, तो मेन तो ये है ना भाई। तो इस पे बताओ
तुमने सीधे फ्लो में बोल दिया, तो इस पे काम करो थोड़ा सा, बैठो, अच्छी कोशिश थी, थोड़ी और प्रयास करो। हमें रीजन चाहिए कि ऐसा क्यों, वो इवन नंबर क्यों होगा, समझे? हाँ, ये मेन नहीं होता, कभी भी याद रखना, ये मेन नहीं होता, मेन ये होता है जो यहाँ पे लिखा होता है, जो हमें शो करना होता है, जो हमें दिखाना होता है, वो एक इवन नंबर दिखाना है, वो मेन है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको दिखाना होगा। चलो करो, हल कैसे करोगे? जबरदस्ती आएगा, जबरदस्ती आएगा। चलो ठीक, कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, बहुत अच्छा लगा। चलो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी हमने बात आया, या हम तुमसे कुछ डिस्कस करते हैं, डिस्कस पॉइंट। देखो इसमें डिस्कस का क्या पॉइंट है। देखो कोई बात हो सीधे मत पढ़ो, यानी अपने आप से झूठ बिल्कुल मत बोलो कि भाई हमें आ गया या हम ऐसे कर लेंगे। अभी नहीं सीखे तो कब सीखोगे, है ना? तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि x मेरा कोई नंबर है, x मेरा कोई भी नंबर है लो, जो कि इवन ऑलरेडी अभी है, सोच के देखो, मेरी बात को पहले फील करो। x कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो, जैसे -2 +2 4 -4 6 -6, कुछ भी ऐसा एक नंबर जो कि इवन नंबर है, ऐसा आप सोच लो। हम बोल रहे हैं x मेरा कोई इवन नंबर है, मतलब कोई भी इवन नंबर सोचो, 2 +2 -2, है ना, 4 -4 6, मतलब चाहे पॉजिटिव सोचो या फिर निगेटिव सोचो, मीन नहीं है, बस कोई नंबर सोच लो, मान लो कोई इवन नंबर सोच लिया, ठीक है, जो कि मेरे पास क्या है, इवन नंबर है। तो मेरा डिस्कस पॉइंट ये है कि क्या मैं इसको इवन नंबर बोल सकता हूं? मेरा ये पॉइंट है, क्या मैं इसको इवन नंबर बोल सकता हूं? सोच के देखो, बोल सकता हूं? प्लस का 2 लिया, मॉड करेंगे तो +2 ही रहेगा, -2 लिया, मॉड करेंगे क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो इवन नंबर ही तो रहेगा। ठीक है, ओके, सबको बात समझ में आ गई? और अच्छा मैं अगर ये बात कर रहा हूं कि अगर मेरा मॉड इज इवन नंबर है, मॉड में कोई नंबर लिखा हुआ है जो कि क्या है, इवन नंबर है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वो नंबर भी इवन नंबर होगा? बोलो, अगर ये मॉड में है तो ये तो दो वैल्यू दे सकता ना x, ये तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। मान लो 4 लिखा, मॉड x करने पर 4 मान लो आया, तो 4 कब आ सकता है? तो -4 रहा होगा तो भी 4 आएगा, ये तो +4 रहा होगा तो भी 4 आएगा। मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, है ना? तो माइनस करेंगे तो भी प्लस कर देगा वो, और प्लस कर रखेंगे तो भी प्लस कर देगा। इसका मतलब माइनस तो भी एक इवन नंबर है कि नहीं है, -4 भी एक इवन नंबर है, और +4 भी क्या है आपका, इवन नंबर है। इसका मतलब जब मैं रिवर्स जाऊंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। देखो मॉड की अपनी ही अलग प्रॉपर्टी होती है। मॉड की, फैन बंद कर दो बेटा, सॉरी फैन बंद कर दो, कुछ देर की बात है, फैन बंद कर दो। फैन का नहीं है ये लाइट का है। अरे महाराज, कृपा हो जाए तो नॉइस आएगी वीडियो में, है ना, जबरदस्ती की वॉइस आएगी इसकी, और वो जो कि देखने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता फिर। तो फिलहाल के लिए मैं आता हूँ सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग वो तो है, वीडियो बनने का मतलब हुआ कि तुम्हें कष्ट झेलना पड़ेगा, और वीडियो तुम्हारी भलाई के लिए है, ये अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, बाद में तुम्हें समझ में आएगा। अभी यहाँ आते हैं, फिलहाल अपने पॉइंट पे आते हैं। तो मैंने क्या बोला कि अगर x मेरा इवन नंबर है तो उसका मॉड भी मेरा क्या होगा, इवन नंबर होगा। अगर मॉड मेरा इवन नंबर है तो x मेरा भी क्या होगा, इवन नंबर हो गया। ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है, तो ये डिस्कस पॉइंट, अगर क्योंकि मैं मॉड में सीधे ऐड सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नहीं होगा, मॉड में सीधे आप ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बेटा, यानी कि मॉड x प्लस मॉड y बराबर मॉड x प्लस वाई हो हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये बात दिमाग में डाल लो, बुद्धि ना चल रही तो हमसे पूछ लो, ऐसा कभी जरूरी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मॉड x प्लस मॉड y है तो इक्वल टू मॉड x प्लस वाई आएगा। एग्जाम्पल मेरे पास बहुत है, मैं बोल रहा हूं x की वैल्यू चॉइस कर लो -2 और y की वैल्यू चॉइस कर लो +3। x की वैल्यू चॉइस कर लिया -2, y की वैल्यू चॉइस कर लिया +3। अगर ये ट्रू है हमेशा, अगर ये ट्रू है हमेशा, तो इस कंडीशन को भी ट्रू करना चाहिए, है ना? तो देखते हैं, गलत साबित करने के लिए एग्जाम्पल काफी होता है। तो -2 रखा मैंने, -2 का क्या करेगा, प्लस करेगा तो हो जाएगा +2। इसकी वैल्यू रखेंगे तो मॉड 3 का करेंगे, ये 3 का मॉड करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा, इक्वल टू x की वैल्यू -2 रखेंगे हम और y की वैल्यू +3 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 में 2 जाएगा 1, 1 का मॉड क्या होगा 1, 3 2 कितना हुआ 5। क्या 5 इक्वल टू 1 कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी ये प्लस करने पर ये इक्वल टू हमेशा आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस बेस पे अगर तुम सीधे काम कर दोगे, तुमने सोचा कि सर ऐसा है
कि हम यहाँ पे लिख दें मॉड x माइनस वाई, ये इवन नंबर है, और इसको लिख दिया हमने कि मॉड y माइनस जेड, ये भी एक इवन नंबर है, तो हम इसको लिख देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। आपने बोला, अभी आपने बोला, मैंने नहीं बोला, ऐसे तुमने तो बोला था, मैंने थोड़ी बोला। तो आपने कहा कि भाई माइनस के इनको ऐड कर देंगे हम, तो हमने कहा भाई ऐड कर लो, तो आपने कहा इनको ऐड कर देंगे तो ये y से y खत्म। देखो घड़ी, देखो घड़ी तो y से y खत्म, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा मॉड x माइनस जेड, जो कि इवन नंबर होगा। ये मैथ है तुम्हारी, मतलब कहीं पे भी गणित का रूल लग ही नहीं रहा कि बंदा गणित सॉल्व कर रहा है, ये लग रहा है कि बंदा बस सॉल्व कर रहा है, क्या सॉल्व कर रहा है पता नहीं चल रहा है। ऐसा कर देना, ऐसा कर देना बेटा बहुत बड़ी जुर्म है गणित की दुनिया में, बहुत बड़ा जुर्म, समझे नहीं समझे? ऐसे करने वाले व्यक्ति को सजाएं मौत सुनाई जाए, ठीक है, गणित की दुनिया में, मतलब ऐसा नहीं। इस फील को समझिए, मेरी बात को समझ पा रहे हो ना? ये लैंग्वेज क्लियर है? तो हमने क्या कहा था, ये मॉड a माइनस बी लिखा, ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि जो मॉड a माइनस बी है वो क्या है, एक इवन नंबर है। महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, मतलब आपका डिस्कस पॉइंट ये है, ना कि ये, इसके साथ तुम्हें ये डिस्कस करना है, अकेले इसको लेकर चलना बड़ा गलत काम होगा, ठीक है? तो अगर हम अकेले डिस्कस करेंगे तो इसको करना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम अकेले नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं इसके साथ। अगर ये इवन नंबर है तो ये करना भी आसान हो गया, क्योंकि मैं इसको ये लिख सकता हूं और मैं इसको ये लिख सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब यहां पे रिलेशन अगर लेकर चलूंगा अपना ये वाला, ठीक है, देखो x रिलेशन y जैसे लिखा हुआ है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसी सिचुएशन को, तो मैं ये भी लिख सकता हूं, मतलब इस कंडीशन को अकॉर्डिंग टू दिस मैं ये कह सकता हूं कि a माइनस बी इज इवन नंबर। बताओ गलत हो गया सही होगा? मॉड हटा दिया मैंने, बताओ गलत हो गया सही होगा? अब वो चाहे प्लस में लिखो और चाहे वो माइनस में लिखो, a माइनस बी भी इवन नंबर होगा और माइनस a माइनस बी भी मेरा क्या होगा, इवन नंबर होगा, मतलब मैं दोनों ही ले सकता हूं। बात समझ में नहीं आ रही है? तो इसलिए मैं ये से ये अगर लिखूंगा तो ये सही होगा या गलत होगा? सही होगा, समझे? तो इतनी मैथ में थिंकिंग तुम्हारे होनी चाहिए, और ये करना बहुत जरूरी है बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मैं ये लेकर चलूंगा तो कोई दिक्कत मुझे नहीं आने वाली है, ठीक है? तो चलो मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो x रिलेशन y एंड y रिलेशन z, x रिलेशन y एंड y रिलेशन z लेकर चलना है, तो क्या लिखेंगे कि x माइनस y इज इवन नंबर, ठीक है, एंड y माइनस z इज इवन नंबर। तो इस सिचुएशन में इन दोनों को ऐड कर लेंगे। हम ये बात जानते हैं कि कोई दो सम संख्या उठाओ, इवन नंबर उठाओ, उनको ऐड कर दो, बताओ रिजल्टेंट जो नंबर आएगा वो इवन होगा या ऑड होगा? सोच के देख लो। अगर कोई दो इवन नंबर उठाया, एक दो उठा लिया, एक चार उठा लिया, तो दो और चार को अगर हम जोड़ देंगे तो आंसर क्या आएगा? 6। मतलब वो भी एक इवन नंबर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है कि किन्हीं दो इवन नंबर का एडिशन हमेशा क्या होता है? इवन नंबर होता है। इसका मतलब मैं इन दोनों को अगर ऐड कर दूंगा, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो वो इवन नंबर रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा। तो हमने क्या कहा था, ऐड करना महत्वपूर्ण नहीं है, इस कंडीशन के साथ ऐड करना महत्वपूर्ण है, यानी कंडीशन को लेकर तुम्हें चलना है, और पर्टिकुलर कंडीशन को डिस्कस नहीं करोगे ना तो फिर जान लो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है? तो मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, तो x माइनस वाई और प्लस वाई माइनस जेड। अब बिकॉज यहाँ पे कोई मॉड नहीं लगाया मैंने, एक सिंपल वैल्यू है, अब इसको काटना आसान है मेरे लिए, बहुत आसान है, मैं इसको अब सिंपल ऐसे काट सकता हूं, और ये क्या होगा? इज इवन नंबर। तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि x माइनस जेड इज इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है? और अभी ऐसा मैंने बताया कि अभी ऐसा हो जाए तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका मतलब मॉड x माइनस जेड, मॉड x माइनस जेड क्या होगा? इज इवन नंबर। अगर ऐसा होगा तो मैं क्या कहूंगा कि x रिलेशन z पॉसिबल है या नहीं? तो x रिलेशन z पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी हुआ, ये सिमेट्रिक भी हुआ, और ये ट्रांजिटिव भी हुआ। बताओ बात पूरी समझ में आई? जब भी आप क्वेश्चन लगाओ, देखो यहाँ पे सिमेट्रिक, ये जो भी कंडीशन मेरे पास दी गई हैं, इनको शो करना कोई बड़ी डिफिकल्ट वाली पॉइंट नहीं है, ये सारे क्वेश्चन लगाना बड़ा आसान है। पहली बात ये है कि तुम्हें क्या क्या फील होना चाहिए, जो तुम्हें सेट दिया गया है उसको तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास सेट क्या है, सेट क्या है वो बहुत अच्छे से तुम्हें पता है। जैसे नेचुरल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, जो भी सेट दिया गया है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, जो रिलेशन दिया गया है
उसमें ये जो यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पर ये जो कंडीशन लिखी होती है, इसके पूरी ज्ञान तुम्हें होनी चाहिए। विभाज्यता, जैसे डिविजिबल डाल दिया, ये प्राइम नंबर डाल दिया, कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य, अभाज्य, पूर्णांक, मतलब जो भी है, विभाज्यता 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, 4 से विभाज्य है, ठीक है, सदैव धनात्मक होनी चाहिए, सदैव ऋणात्मक होनी चाहिए। कोई भी कंडीशन अगर डाल रहा है, वो कंडीशन का ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। अगर तुम्हें इन कंडीशन की पकड़ नहीं है तो तुम बेटा क्वेश्चन की कितना भी डेफिनेशन रट लो कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए सो इंप्लाइज दैट एक्स रिलेशन एक्स, ठीक है, या फिर एक्स रिलेशन वाई एंड वाई रिलेशन जेड सो इंप्लाइज दैट एक्स रिलेशन जेड, ये कितना भी रट लो, तुम्हारा कुछ भला इसमें नहीं होने वाला है। तो ये सब आता कैसे है? अब क्या मैं याद करूंगा? भाई क्वेश्चन लगाओ, इनमें क्या है, क्वेश्चन में तुम्हें कंडीशन देखने को मिलेंगे, तो हर एक कंडीशन पर तुम्हें काम करना आ जाएगा, हर एक कंडीशन पर तुम्हें काम करना आ जाएगा। और जब पहली बार तुम्हें दिक्कत होगी, क्योंकि तुम्हें कंडीशन नहीं पता है, तो पहली बार तुम कंडीशन देखोगे तो तुम्हें थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, तुमने कंडीशन को सीखा प्रैक्टिस के दौरान। और जब तुम्हें प्रैक्टिस कर लिया है, कंडीशन तुम्हें प्रॉपर समझ में आ चुकी है, अब वो कंडीशन दोबारा देखने को मिलती है, तो तुम्हें किसी टीचर की सलाह नहीं लेनी है और तुम काम कर लोगे, क्योंकि तुम्हें काम पता चल चुका है। तो इसलिए तुम्हें अगर अच्छे से पकड़ बनानी है तो पहले प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। और ये मत सोचो मुझे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है इसका मतलब तुम्हें कंडीशंस नहीं आती होंगी, या फिर तुम्हें शायद ये सेट के बारे में ज्ञान नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो छूट रहा है, ठीक है, शायद तुम अभी डेफिनेशन को पूरी तरीके से फील नहीं कर पाए हो। लेकिन अगर तुमने अच्छे समझ रखा है तो फिर तुम देखोगे कि क्वेश्चन आपसे लगने लगा। एग्जाम्पल बेटा तुम्हें सोचना ही पड़ेगा, जैसे मान लो काउंटर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तुम्हें सिद्ध करना है रिफ्लेक्सिव नहीं है, या तुम्हें पता चल गया रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो तुम्हें एक काउंटर एग्जाम्पल सोचना होता है। काउंटर एग्जाम्पल का मतलब ये होता है ऐसा एग्जाम्पल जो इंप्लाइज दैट के इधर के कंडीशन तो फॉलो करे, इंप्लाइज दैट के इधर के कंडीशन, जैसे मान लो हम दिखाते हैं सिमेट्रिक में कि एक्स रिलेशन वाई हो तो वाई रिलेशन एक्स होनी चाहिए, तो ये कंडीशन तो फॉलो करे। ऐसा एग्जाम्पल सोचो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करे बट ये कंडीशन सेटिस्फाई ना करे। अगर ऐसा सोच पाते हो तो उसको बोलते हैं काउंटर एग्जाम्पल। क्या बोलते हैं? काउंटर एग्जाम्पल। जैसे किसी ने तुम्हें कोई चीज, एक होता नहीं कि गांव घर में लोग ताने मारते हैं, तो किसी ने ताने तुम्हें मारा, कोई ताना मार दिया, तो उसका काउंटर ताना रखो अपने पास कि वो कोई बात मारे, घुमा के एक ऐसी बात मारो जो उनके उसका जवाब दे दे। तो उसका जवाब देने के लिए उसको बोलते हैं काउंटर करना। तो काउंटर करने का मतलब ही यही होता है, ठीक है, उसका हर एक चीज का तोड़ निकालना। जैसे तुम्हें पता चल गया ऐसा नहीं है कि उन्हें उसका काउंटर करो, तो काउंटर एग्जाम्पल तुम्हारे पास होना चाहिए। उसके लिए तुम्हें अपने सेट में अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। नंबर का ज्ञान तुम्हें यहाँ लिखना नहीं है कि तुम्हें वहाँ लिखना पड़ेगा, तुम्हें पहले सोचना पड़ेगा अच्छा खासा, तब तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो इतना काम तुम्हें करना है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो जब दिखाना है कि नहीं होगा, तुम्हें पता है प्रूफ ही करना है क्वेश्चन में कि नहीं है, और नहीं होने का मतलब ये है कि तुम्हें सो तो करना नहीं। अब तुम्हें काउंटर एग्जाम्पल सोचना है, तो तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल सोच लेने हैं जो उस कंडीशन को फॉलो ना कर रहे हो, बस इतना। ठीक है, इधर वाला फॉलो करे लेकिन इधर वाला फॉलो ना करे। चलो ठीक है, नोट करना है, इसको नोट कर लो। 4 का गुणज, देखो गुणज लग गया है बेटा, ये अलग मीनिंग करता है और विभाज्य अलग मीनिंग रखता है। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ 4 इंग्लिश में बोलते हैं इज फैक्टर ऑफ 4। अब देखो समझिए बातों को। क्वेश्चन में क्या लिखा है, सेट क्या गिवन है? सेट गिवन है कि x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 12, यानी x जो है 0 और 12 के बिटवीन में है और 0 12 भी हो सकता है। ये मेरा गिवन है सेट। कोई बताओ सेट को देखकर क्या समझ पा रहा है कि सेट में क्या गिवन है? तुम इसने सही बताया। सबसे पहली चीज ये देखो बेटा, उसके बाद सच दैट लगा है, ये बताता है कि वैल्यू कौन सी ले सकते हैं। ये बता रहा है कि हमें पूर्णांक ले सकते हैं, इंटीजर ले सकते हैं, और सच दैट का मतलब होता है कहां से कहां तक ले सकते हैं। सच दैट के बाद जो लिखा होता है वो कंडीशन को बताता है कि कहां से कहां तक ले सकते हैं, और जो पहले लिखा होता है बताता है कौन सी वैल्यू ले सकते हैं। समझे नहीं समझे? इसने जब बता दिया कि हमें ये ले सकते हैं तो इसने कंडीशन आगे दिया है मुझे कि कहां से कहां तक। तो कंडीशन होता है सच दैट के बाद ही आती है। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन में क्या आया है कि 0 ले सकते हैं, 0 से बड़ी और 12 से, और 12 से छोटी, 12 और 12 से छोटी कोई भी इंटीजर आप ले सकते हैं, सभी वैल्यू नहीं, कोई इंटीजर ले सकते हैं। इंटीजर मतलब पूर्णांक ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जेड लगा दिया।
समझ पा रहे हो? इन्होंने क्या बोला कि x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 12। इसका मतलब जो x हो वो इंटीजर में बिलोंग करना चाहिए, मतलब इंटीजर मतलब पूर्णांक, और पूर्णांक क्या होता है मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। और उसका जो मान है 0 0 से बड़ा और 12 से छोटा होना चाहिए, ये क्वेश्चन कह रहा है मुझसे, ठीक है। तो तुम सोचो कि ऐसा कौन सा पूर्णांक है जो 0 और 12 के बीच में आओ, 0 भी है और 12 भी है। तुम बोलेंगे सीधे 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 9 10 11 12। और कोई आएगा क्या? नहीं आएगा। इनके बीच में और कुछ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर इंटीजर ना बोलता, अगर इंटीजर ना बोलता तो मैं कुछ भी ले सकता था, फिर तो रेशनल इनफाइनाइट वैल्यूज आती। लेकिन इसने इंटीजर बोल दिया है तो मैं अब इसमें ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं ले सकता हूं, केवल 0 ले सकता हूं, 12 ले सकता हूं, और इसके बीच में जो भी इंटीजर वैल्यू है उसको लूंगा, बाकी सबको नहीं लूंगा। बस समझ आ गया? तो ये होता है इसका कहने मतलब। इसका कहने मतलब ये लिखा हुआ है बेटा, अगर मैं आपके सामने ऐसा लिखता तो आपको समझ में आराम से आ जाता। अब देखो, चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा, दोनों का सेंस एक ही है, लेकिन ऐसा लिखा गया तो तुम्हारे तोते उड़ गए कि अब इसमें क्या कह रहा है ना, और जब ऐसा लिखा गया तो समझ में आ रहा है। तो भाई हम इसलिए बोलते हैं कि आपकी सेट थ्योरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी क्लास 11th अफेक्ट कर देता है। अगर आप नहीं पढ़ के आते हो तो कहीं ना कहीं क्लास 12 आपका उससे अफेक्टेड है, ये बात जान लो, अगर बुद्धि ना चले तो समझ लो। तो क्लास 11th को एकदम स्ट्रांगली तुम्हें पढ़ना है, डीपली तुम्हें पढ़ना है, ताकि क्लास 12th आपका अच्छा रहे। जब क्लास 12th में जाओगे तो 11th का बेटा काफी पॉइंट ऐसे होते हैं जो तुम्हें इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि यही सेट थ्योरी अभी है ना। अभी ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है। तो हमने क्या कहा था, जो सेट दिया गया पहले उसको फिल करो, फिर उसके बाद जो रिलेशन दिया गया उसको फिल करो। रिलेशन ने क्या बोला कि मॉड a माइनस बी, क्या बोला? मॉड a माइनस बी किसका गुणज होना चाहिए? 4 का गुणज होना चाहिए। अब 4 का गुणज का मतलब बताओ क्या होगा? गुणज का मतलब क्या है? जो उसके मल्टीपल हो, जो उसके टेबल में आए है ना, पहाड़े में आए, जैसे कि 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, है ना, 4 पंचे 20। क्लियर नहीं क्लियर? एंड सो ये जो तुम्हारे पास है ये क्या है? 4 के गुणज हैं। कहानी क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो इसमें ऐसा नहीं कि तुम्हें इसमें ढूंढना 4 के गुणज ना, आपस में कोई दो वैल्यू उठाओ, आपस में घटाओ, घटाने के बाद जो वैल्यू बने वो क्या होना चाहिए? 4 का गुणज होना चाहिए। ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूरी तरीके फील हो चुका? अरे हाँ ना बोलो, हो चुका, ठीक है। ये तो 0 4 का गुणज है नहीं। मेरा क्वेश्चन है 0 4 का गुणज है नहीं, बताओ क्या 0 4 का गुणज नहीं है? क्या 0 4 का गुणज है? पक्का? नहीं है। 4 शून्य शून्य नहीं होता है क्या? तो 4 का गुणज है, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? 0 मेरा क्या है? 4 का गुणज है। 0 भी 4 का फैक्टर होता है ना। बड़ी आश्चर्यजनक वाली बात है कि 0 मेरा 4 का गुणज है या नहीं है, जो भी तुम्हारे अकॉर्डिंग आश्चर्यजनक हो। अब देखिए, ऐसा बोलो या जब फैक्टर बोल दो। हाँ जी, चलो इसको फील करिए थोड़ा सा अच्छे से ना। अब क्वेश्चन लगाते हैं। पहला पॉइंट था रिफ्लेक्सिव। बताओ रिफ्लेक्सिव होगा नहीं होगा? यार रिफ्लेक्सिव तो आसान हो जाना चाहिए, अब तक चेक करना। क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा नहीं होगा? जब 0 हो रहा है नालायकों तो 1,1 भी होगा, 2,2 भी होगा, 3,3 भी होगा और 4,4 सभी होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो बोल देंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, सो इम्प्लाइज दैट x रिलेशन x होगा, बिकॉज मॉड ऑफ x माइनस x इक्वल टू क्या आएगा? मॉड ऑफ x माइनस सॉरी ये क्या हो जाएगा? 0, और 0 क्या हो गया? फैक्टर ऑफ 4। बता समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, ठीक है। अब मैं अगला आता हूं सिमेट्रिक। अब मुझे बताओ सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? होगा।
भाई जाहिर सा मॉड लगा है तो माइनस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस क्या जाएगा प्लस, तो भी मेरा क्या होगा फैक्टर होगा। तो इस सिमेट्रिक इज सिमेट्रिक रिलेशन भी हमारा होगा। ठीक है, ये लिख लोगे ना अपने आप से, लिख लोगे ना। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है तुम्हारे पास आता है ट्रांजिटिव। इसके बारे में क्या ख्याल है? तोते उड़ रहे हैं बेटा तुम्हारे, टेंशन ना लो, ये चैप्टर खत्म होने तो पियाने लगेगा। अब ये चैप्टर तो बेटा है ही खतरनाक। वैसे सीखो, इतना बुरा भी नहीं पढ़ा रहे हैं, ध्यान दोगे, बड़ा बेसिक से पढ़ा रहे हैं। इससे बेसिक नहीं है समय, ये सबसे बेसिक यही है। इससे आसान और इससे हल्के में नहीं पढ़ा सकते, है ही नहीं तो पढ़ाएंगे क्या, है ना। तो इससे आसान नहीं है। हाँ जी बताओ, बोलो भाई, होगा? अब वो तो घर में जाके चेक करना चलो ये कौन सा नंबर मैंने डिस्कस किया था, जरा क्वेश्चन नंबर बोलिए जो हम डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक 9 नंबर डिस्कस हो चुका है ना, 9 नंबर डिस्कस हो चुका है। अब आइए 10वें नंबर में। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 की बात करूंगा मैं। क्या गुड़ा था, गुड़ज, हाँ वो तो हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं और इसमें डिस्कस करते हैं इसमें क्या क्या है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एग्जाम्पल सोचना होगा, तो बुकें बंद करो, कॉपी खोल लो और सेंस चलाना है कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो इसमें सेट होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो कि सममित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना संक्रामक हो। यानी कि सममित होने का मतलब हुआ सिमेट्रिक हो, ठीक है, सिमेट्रिक हो, और यहाँ पे सिमेट्रिक होना चाहिए, एंड यहाँ पे क्या क्या नहीं होना चाहिए, नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट ट्रांजिटिव। बताओ ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, ऐसा कोई एग्जाम्पल तुम बताओ मुझे कि जो कि सिमेट्रिक तो हो, ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना तो ये ट्रांजिटिव हो। ये एक क्वेश्चन के थ्रू मैंने बताया भी था, 1,2 एंड 2,1। बहुत सही। तो यहाँ पे सेट ले लिया हमने, इक्वल टू ले लिया 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे मैंने आर ले लिया, क्या ले लिया 1,2 एंड 2,1। ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक तो होगा लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव होगा ना तो ये ट्रांजिटिव होगा। ये बहुत सही एग्जांपल दिया तुम लोगों ने। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना सममित हो। अब तुम्हें ऐसा सोचना है कि संक्रामक तो हो, संक्रामक होने का मतलब ट्रांजिटिव तो हो, ट्रांजिटिव हो, बट क्या क्या ना हो, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट रिफ्लेक्सिव। अब एक ऐसा एग्जांपल सोचो जो इनकी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ट्रांजिटिव हो बट नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट रिफ्लेक्सिव। सोचो ऐसा कौन सा एग्जांपल है, ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन सिमेट्रिक ना हो ना तो रिफ्लेक्सिव हो। 1,2 1,3। चलो तो सेट ले लिया हमने, इक्वल टू ले लिया 1 2 3, तो यहाँ पे ले लिया इन्होंने r इक्वल टू ले लिया 1,2 और 1,3। चलो ये भी सही है। ये सिमेट्रिक तो नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए जो कि इसके अंदर नहीं है, और ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ये मेरा केवल क्या है ट्रांजिटिव है। चलो ये तो सही है। अगला एग्जाम्पल देना है कि स्वतुल्य हो और सममित हो किंतु संक्रामक ना हो। थर्ड में क्या एग्जाम्पल देना है, स्वतुल्य हो, स्वतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव हो, रिफ्लेक्सिव हो, ठीक है, और क्या होना चाहिए सममित हो यानी कि सिमेट्रिक हो, बट ट्रांजिटिव ना हो। अब एक ऐसा एग्जाम्पल सोचो, किताब यूज नहीं करेगा कोई, खुद से सोचना है, ठीक है। एक ऐसा एग्जाम्पल सोचो जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव ना हो। चलो विचार करके बताओ।
पहले बना लो, खुद से बना लो, टेस्ट कर लो, उसके बाद तब बताओ। ऐसे नहीं कि तुम मुंह से बोलते जाओ, लिखते जाएं। आप पहले बना लो, विचार कर लो, फिर बताओ मुझे। ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है इसमें। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। रिफ्लेक्सिव कंडीशन सेटिस्फाइड हो, जैसे 1 2 3 है तो 1,1 2,2 3,3 सेट के अंदर होने ही चाहिए, ठीक है। सिमेट्री की कंडीशन सेटिस्फाई हो, जैसे कि 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए। बट ट्रांजिटिव कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, दैट मीन्स एक्स रिलेशन वाई मिले, वाई रिलेशन जेड मिले, बट एक्स रिलेशन जेड ना मिले, कुछ ऐसा ही उदाहरण सोचो। तो एग्जाम्पल को ऐसा सोचो। हाँ सैलन, क्या हुआ? हमको लगता है तुम्हारा आ गया। आपने सुना होगा कि ब्लैक कपड़ा पहनो गर्मी में तो ज़्यादा गर्मी लगती है, वाइट कपड़ा पहनो तो गर्मी कम लगती है। कोई मुझे बताना चाहेगा कि ब्लैक कपड़े में गर्मी ज़्यादा क्यों लगती है? क्यों? अब ब्लैक का मतलब क्या हुआ, मैं तुम्हें प्रैक्टिकली समझाता हूँ। ये हमने प्रकीर्णन में समझा था यार, बहुत ही आसान तरीका होता है। साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, तब तक क्वेश्चन के बारे में सोचो, तब तक ये हम तुम्हें एक हिंट दे देते हैं। ब्लैक का मतलब ये होता है कि सभी किरणों को, सूर्य की सभी किरणें मतलब 7 रंग की किरणें होती हैं। एक्चुअल में ब्लैक रंग का कोई किरण होता ही नहीं है, ब्लैक रंग का कोई किरण होता ही नहीं है, रियलिटी में नहीं होता। अपने विबग्योर में कहीं ब्लैक आया क्या? नहीं आया। अपने पास यही 7 रंग होते हैं। तो ब्लैक नजर आने का मतलब सिंपल है कि वो सभी किरणें अवशोषित कर रहा है। अगर सभी किरणें अवशोषित कर रहा है, कोई किरण रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है, अगर ये कोई किरण रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ब्लैक है। समझे? ब्लैक कलर आने का मतलब हुआ है कि कोई किरण रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तभी ब्लैक कलर नजर आ रहा है। तो अब आप धूप में निकलेंगे तो ज्यादा किरणें अवशोषित करेगी, और किरणें ज्यादा अवशोषित करेगी तो आप पर ज्यादा किरणें अवशोषित होने का मतलब क्या हुआ? एनर्जी आप पर ज्यादा, यानी धूप आपको तेज लगेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें किरणों का शोषण ज्यादा हो रहा है, तभी तो आपको ब्लैक नजर आ रहा है। और व्हाइट का मतलब क्या होता है? हमने बताया व्हाइट जो कलर की किरण होती है वो तभी नजर आती है मुझे जब उसके अंदर कितने रंग की कलर हो? 7। यानी वो क्या करेगी? प्रकाश किरणें 7 रंग की आएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, सातों सातों रिफ्लेक्ट कर देगा ये, उसमें पढ़ते सातों सातों रिफ्लेक्ट, तो 7 मिलके तभी तो आपको व्हाइट नजर आता है। समझे? सातों मिलेंगी तभी तो आपको कैसा नजर आएगा? व्हाइट। अब क्योंकि इसने सातों कलर रिफ्लेक्ट कर दिया है, इसके लिए इसमें जो ऊष्मा का अवशोषण है कम हुआ है, इसका मतलब इसमें गर्मी कम लगेगी। तो अधिकतर जब आप मतलब ऐसे निकलते हैं धूप में, तो अगर सफेद रंग का कपड़ा अगर पहन के निकलते हैं तो आपको गर्मी कम महसूस होगी, और अगर आप काले रंग का कपड़ा पहन के निकलते, जैसे मैं आज पहन के आया हूँ, तो मुझे गर्मी ज़्यादा महसूस होगी। ये रियलिटी फैक्ट है। समझ आ गया? तो गर्मी में काले रंग का कपड़ा पहनना ज़्यादा नहीं चाहिए, अगर पहनो तो शाम मीटिंग पहनो, नहीं तो आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी। इसके पीछे का साइंस मैंने तुम्हें आज बताया। चलो फिलहाल के लिए इसका बताओ, एग्जाम्पल मिला? अरे देखते हैं, पहले सेट बताओ। ए, पहले ए तो बताओ भाई, पहले ए तो बताया करो, तुम लोग ए तो बताते ही नहीं हो। पहले ए बताओ, ए क्या लिखेंगे हम? 1 2 3, चलो 1 2 3 लिख लिया। और आर क्या बोलो अब? 1,1, हाँ 2,2, और भाई 3,3। ये तो होना ही है, ये तो होना ही, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है ना, इतना तो डालना ही पड़ेगा। अब बताओ क्या डालने वाले हो? इतना तो मैं डालना ही पड़ेगा। हाँ 1,2 डाला, हाँ चलो ठीक है। 2,1 डाला, और बस, ये ट्रांजिटिव नहीं है। यहां क्या शो करना है? बट नॉट ट्रांजिटिव, बट नॉट ट्रांजिटिव, ये शो करना है भैया। ये कहां से तुम्हें ट्रांजिटिव नहीं नजर आ रहा है? ट्रांजिटिव है तो ये, तो फिर दिमाग लगाओ, तब पता चलेगा ट्रांजिटिव नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। सोचो। अब ऐसा नहीं कि हम आंसर देख लें, किताब में देख लें, मजा नहीं आएगा। देखो जब आप पढ़ाई करो तो जितना अधिक सोचोगे आपको उतना ही अधिक इंटरेस्ट बढ़ेगा पढ़ाई में, मतलब खासकर मैथमेटिक्स में। तो थिंक जितना अधिक करोगे, तो इसमें थिंक करो कि इसमें हम ऐसा भी क्या छोड़ रहे हैं, ऐसा क्या मिस कर रहे हैं जो भी ये भाई अभी ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सॉरी ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक, तीनों है ये, ठीक है। तो अभी ये एग्जाम्पल परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें हमें दिखाना है बट नॉट ट्रांजिटिव दिखाना है।
मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो लेकिन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो। सोचो ऐसा क्या करें हम कि सिमेट्रिक तो होना ही चाहिए। जैसे हम अगला कोई भी एलिमेंट लिखें, चलो हमने लिख दिया 2,3, चलो मान लिया हमने लिख दिया 2,3, तो अब 2,3 लिखेंगे तो पक्का 3,2 लिखना पड़ेगा, मुझे मजबूरी है। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक कंडीशन को साथ लेकर हमें चलना पड़ेगा। तो हमने अब ये तीन देखो 1 2 3 जैसे सेट में थे तो हमने देखते ही 1, 1, 2, 2, 3 भरा, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है तो पहले इसकी कंडीशन सेटिस्फाई तो कर लो। अब हम जो भी एलिमेंट भरेंगे तो उसका रिवर्स करके हमें जरूर भरना पड़ेगा। क्यों भरना पड़ेगा? क्योंकि क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होने के लिए उसका x रिलेशन y हो तो y रिलेशन x होना चाहिए, तो उस कंडीशन को साथ लेकर चलना पड़ेगा तुम्हें। अब ध्यान से देखो, मैंने ये जो एग्जांपल बनाया है ये कहीं ना कहीं देखो ट्रांजिटिव नहीं है। इसको और इसको साथ में उठाओ, 1 रिलेशन 2 एंड 2 रिलेशन 3, राइट? तो 1 रिलेशन 3 होना चाहिए। बताओ कहीं पे मेरे पास 1 रिलेशन 3 है क्या इसके अंदर? नहीं है। तो हमने आपको एग्जांपल दे दिया बेटा, घबराओ नहीं। ये तुम्हें सोचना है, ये जब तक सोचोगे नहीं तब तक आएगा बिल्कुल नहीं। तो बता समझ में आ गया सभी को? तो हमने एग्जांपल दिया रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव के लिए, एग्जांपल तुम्हारे सामने है। और भी एग्जांपल बन सकते हैं लेकिन फिलहाल ये अभी ये एग्जांपल है, ठीक है? सबको कहानी क्लियर इसकी? ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहां पर रिफ्लेक्सिव हो ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्रिक ना हो, रिफ्लेक्सिव हो, ठीक है, ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्रिक ना हो, बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव हो ट्रांजिटिव हो बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ना हो। अब ऐसा एग्जांपल सोचो जो कि रिफ्लेक्सिव हो ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्रिक ना हो। सोचो है कि नहीं है? अरे इसी को ले लो यार, ये हटा दो और इसकी जगह पे 1,3 डाल दो, है ना? है कि नहीं है? तो हो सकता नहीं हो सकता बताओ मुझे। ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? पहले बोलो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? ट्रांजिटिव है कि नहीं है? ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, देखो जल्दी से। है ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है। तो अब बताओ ये सिमेट्रिक है कि नहीं है? हाँ नहीं है। वो क्या दिखाना था? ये तो दिखाना है ना। तो विचार किया करो भाई, अगर देख लो भी, सोच लो शायद ट्रांजिटिव ना हो, मेरे अकॉर्डिंग तो है लेकिन देख लो तुम शायद ना हो, है ना? अरे इसको लोगे तो भी मिल जाएगा, इसको लोगे 2,3 भी मिल रहा है, मिल तो रहा है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो चेक कर रहे ना, ये मेरे अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव भी है ट्रांजिटिव भी, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन आप तब तक ना मानो जब तक तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड ना कर लो, ठीक है? चलो अगले वाले बात कर लेते हैं। अगला वाला इसमें क्या बोलता है, सिमेट्रिक हो ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो। हाँ तो सिमेट्रिक कहाँ दिखाना ही है, बट नॉट सिमेट्रिक ही तो है। अरे पगले सिमेट्रिक नहीं दिखाना है तो कहाँ हमने सिमेट्रिक दिखाया, देख लो 1,3 तो 3,1 इसके पास कहाँ है, 2,3 तो 3,2 इसके पास कहाँ है क्या? नहीं है। तो ये सिमेट्रिक होगा क्या? नहीं होगा, वही तुम नहीं दिखाया, है ना? और क्या, कोई डाउट है क्या? पूछो निरंजन, कोई डाउट है क्या? चलो ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, यहां पे बोल रहा है कि सिमेट्रिक हो ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो। इस बार क्या दिया है कि ये दोनों हो, सिमेट्रिक हो ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव हमारा ना हो। तो बताइए एक ऐसा एग्जांपल बताइए जो सिमेट्रिक हो ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव हमारा ना हो, विचार करके बताओ। अरे बहुत ही आसान है यार, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव ना हो, बहुत ही आसान है, लेकिन विचार करके बताना है।
इसी में बना सकते हो या फिर आगे ऐसे बना सकते हो। देखो ध्यान से, ऐसे एग्जाम्पल में सोचने टाइम मत लिया करो। 1,1 रख दो, 1,2 रख दो और 2,1 रख दो। बताओ ये मेरा रिफ्लेक्सिव है या नहीं? रिफ्लेक्सिव है या नहीं? नहीं है। सिमेट्रिक है या नहीं? है। ट्रांजिटिव है या नहीं? हाँ, क्या दिखाना था कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो। बताओ हो पाया कि नहीं हो पाया? अरे हो पाया कि नहीं हो पाया? तो तुम लोग इतना स्लो कैसे सोचते हैं? थोड़ा सा मतलब बुद्धि चलाया करो। इसमें जितना अधिक आप बुद्धि चलाओगे उतना अधिक आपको आएगा। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करो, ठीक है? तो घर में इनकी अच्छी प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन लगा लिया हो, जो रट गया हो, उसी को धर के छापे दे रहे हो। कुछ नया सोचो। अब जैसे एग्जाम्पल सोच लिया तो इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल सोचो, ठीक है ना? जितना अधिक सोचोगे टॉपिक में इंटरेस्ट और टॉपिक में काम करने की क्षमता दोनों ही आपका बढ़ जाएगा, ठीक है? आगे बढ़े भाई, अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ा जाए। देखो अगला जो 11 नंबर है वो क्या कह रहा है, इसमें में क्या करना है कि सेट दिया गया है, जो सेट है वो पॉइंट का कलेक्शन है, ठीक है ना? और यहां पर रिलेशन हमारा क्या दिया जा रहा है कि पी और क्यू। जो पी और क्यू है, ठीक है, वो है क्या, वो कैसे रिलेट करेंगे एक दूसरे से, कैसे मतलब रिलेशन रखेंगे। तो यहाँ पे जो रिलेशन रखेंगे वो ऐसा है कि ओरिजिन से पी की, पी एक पॉइंट है, क्यू भी एक पॉइंट है। जैसे हमारा मान लो प्लेन है तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये तो पता ही होगा। एक प्लेन में कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स। अगर हम एक छोटा सा प्लेन इतना काटेंगे, अगर हम इतना छोटा भी प्लेन काटेंगे तो कोई मुझसे पूछेगा इसमें कितने पॉइंट्स हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है? तो कहने मतलब ये है कि यहाँ पर कोई दो पॉइंट ले लेंगे, कोई दो प्लेन ले लिया हमने और दो पॉइंट ले लिया हमने, एक पी ले लिया, एक क्यू ले लिया, ठीक है? तो ये बोल रहा है ओरिजिन से, जैसे कार्टेशियन प्लेन की बात हो रही है, तो ओरिजिन से इन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपस में बराबर होना चाहिए। ये रिलेशन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं रिलेशन, कि डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पी एंड ओरिजिन एंड क्यू, ठीक है, आर सेम, यानी सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये रिलेशन इसका कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे आप डील करोगे, सोच के देखो। मतलब ये बोल रहा है कि मूल बिंदु से पी के बीच की दूरी और मूल बिंदु से क्यू के बीच की दूरी आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ये बोल रहा है मूल बिंदु कोई ले लिया हमने, एक कोई पी पॉइंट, एक मान लो कोई पॉइंट है, तो यहाँ से इसके बीच की दूरी यहाँ से, अब जरूरी नहीं यहाँ यहाँ हो, आपका पॉइंट यहाँ हो सकता है, आपका पॉइंट इसके बगल में हो सकता है, आपका पॉइंट यहाँ हो सकता है, वो कहीं पे भी हो, बस उसके और इस मूल बिंदु के बीच की दूरी आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर। यानी ये दूरियां आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ये रिलेशन कह रहा है। पहले बताओ रिलेशन फील हुआ कि नहीं हुआ? भाई रिलेशन समझ में आए ना, क्योंकि इसी पे तुम्हें काम करना है। अब हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर इस पे बात करें तो इसका बताओ, इसका क्या फर्क है? रिफ्लेक्सिव मतलब है कोई पॉइंट उठाओ, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में कोई पॉइंट उठाओ, मान लो P, उसका डिस्टेंस ले लो ओरिजिन से, और फिर दूसरा पॉइंट भी उठाओ P जो कि सेम पॉइंट है, फिर उसका डिस्टेंस ले लो ओरिजिन से। क्या वो सेम रहेगा? नहीं रहेगा। भाई P का मतलब क्या हुआ? P का मतलब क्या हुआ कि उसी डिस्टेंस को तुम दो बार नाप रहे हो, है ना? अगर हम P देखो P Q का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से P की दूरी और ओरिजिन से Q की दूरी आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, ये बोला। तो जब मैं P लिखूंगा, P का मतलब क्या होगा? इस रिलेशन के अकॉर्डिंग P का मतलब क्या होगा? सोचो। तो P का मतलब हुआ ओरिजिन से P के बीच की दूरी और फिर ओरिजिन से P के बीच की दूरी। बताओ बराबर होगा नहीं होगा? दोनों बार मैंने एक ही बात तो बोली, बताओ सेम माना जाए नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई होगा नहीं होगा? होगा। तो मैं आराम से कह दूंगा कि यहाँ पर जो हमारा फॉर ऑल P जो मेरा पॉइंट है वो किसी सेट का मेंबर है जो कि कार्टेशियन प्लेन का है, ठीक है? तो यहाँ पर P रिलेशन P हमारा सेटिस्फाइड होगा। रीजन क्या बताएंगे कि किसी का डिस्टेंस, है ना, हाँ, किसी एक बिंदु से मूल बिंदु से बीच की दूरी आपस में क्या होगी? बराबर ही होगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है।
लैंग्वेज लिख लोगे, ठीक है। अब अगला आता है सिमेट्रिक। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? सोचो, सिमेट्री के बारे में क्या ख्याल है आपका? होगा या नहीं होगा? अरे डिस्कस तो किया करो भाई, सोचो एक बार, होगा कैसे? बस अगर इक्वल वर्ड लगा है तो क्या फर्क पड़ता है कि पी इधर है या क्यों इधर है, या फिर क्यों इधर है पी इधर है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है यार? आप अगर जैसे मान लो दो व्यक्ति ऐसे हैं जिसकी हाइट बराबर, मैं ऐसे समझाता हूं तुम्हें। दो व्यक्ति खड़े हैं आपस में जिसकी हाइट आपस में क्या है, बराबर। एक मान लो कोई लड़का इधर है, एक लड़का इधर, एक लड़का एक्स एक लड़का वाई, तो एक्स लड़के की हाइट वाई लड़के के बराबर है। तो अभी एक्स से मान लो यहाँ खड़ा, वाई मान लो यहाँ खड़ा, तो एक्स लड़के की हाइट वाई लड़के के बराबर है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं ना कि अब एक्स वाले को इधर खड़ा कर दिया, वाई वाले को इधर खड़ा कर दिया, ऑर्डर चेंज किया नहीं किया? ऑर्डर चेंज किया। तो क्या हाइट बराबर नहीं रहेगी क्या? अभी भी बराबर रहेगी ना। अगर हाइट पहले भी बराबर थी तो हाइट अभी भी बराबर रहेगी। मतलब हम आराम से कह सकते हैं, ये बात पे हम आराम से चर्चा कर सकते हैं कि अगर लड़के की हाइट पहले बराबर थी तो अभी भी बराबर रहेगी। ऑर्डर चेंज करने से उनकी इक्वालिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास पी रिलेशन क्यों है, पी रिलेशन क्यों होने का मतलब क्या होता है कि ओरिजिन से पी के बीच के डिस्टेंस, ओरिजिन से क्यू के बीच के डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है। दैट मीन्स अगर मान लो कोई कार्टेशियन प्लेन है, एक पी पॉइंट एक क्यू पॉइंट है, तो यहां से यहां के बीच के डिस्टेंस और यहां से यहां के बीच के डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर। तो अगर हम क्यू को पी लिख दें और पी को क्यू लिख दें तो क्या डिस्टेंस बदल जाएगी क्या? अगर पहले भी बराबर थी तो अभी भी क्या रहेंगी, बराबर ही तो रहेंगी ना। बस यही मीन निकल रहा है इसका, पॉसिबल है। समझ में आ गया नहीं आ गया? अब हम बताते हैं ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव लेता है तीन मेंबर लेता है। बोलता है P का Q से रिलेशन हो जाए और Q का कोई है R, राइट, उसका रिलेशन हो जाए। तो जो P का ओरिजिन से डिस्टेंस है और Q का ओरिजिन डिस्टेंस है आपस में बराबर है, और Q का ओरिजिन से डिस्टेंस है और R के ओरिजिन के डिस्टेंस से बराबर है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि P का ओरिजिन का डिस्टेंस R के ओरिजिन के डिस्टेंस से बराबर होगा? सोच देखो, कह सकता हूं पक्का? देखो ये आसान बहुत है, अगर एक बार इसको समझ लोगे तो क्वेश्चन करना बड़ा आसान है, क्योंकि खाली इसमें लिखना होता है, ठीक है। तो अगर हम ट्रांसिटिव में लिखना चाहेंगे, आराम से ट्रांसिटिव रिलेशन में लिखना चाहेंगे, तो ये कहना चाहता है कि P, ये बता दिया करो P क्यों कहाँ के मेंबर हैं, A के मेंबर है ना, ये जरूर बता दिया करो, राइट। तो ये बोलना चाहता है कि P रिलेशन क्यों, P रिलेशन क्यों का मतलब ओरिजिन से P का डिस्टेंस, ओरिजिन से Q पॉइंट का डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर। और Q रिलेशन R का डिस्टेंस का मतलब, R ना लो, ऐसा लो, R ना लेकर हम S ले रहे हैं, ठीक है। R क्योंकि R अच्छा नहीं लगेगा ना, तो R को हम जगह पे S लिख रहे हैं। अब बताओ ओरिजिन से Q का डिस्टेंस ओरिजिन से S की डिस्टेंस के क्या है, बराबर है। तो क्या बताओ हम ये कह सकते हैं कि P का ओरिजिन से डिस्टेंस और S का ओरिजिन डिस्टेंस आपस में क्या होगा, बताओ, कह सकते हैं? सिंपल थ्योरी है, आराम से कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये भी मैंने आपको करा दिया, ठीक है। समझ में ना आया तो पूछ लो, अभी आ गया, वेरी गुड। अब अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं, इसमें समरूप त्रिभुज की बात कर लेते हैं। अब यार तुम खुद सोचो, जो आपका सेट है वो कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रायंगल्स का है, कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, बहुत सारे ट्रायंगल का कलेक्शन है मेरे पास सेट जो दिया गया, मतलब बहुत सारे उसमें ट्रायंगल भरे पड़े हैं। लेकिन हमें जो रिलेशन दे रहा है वो क्या दे रहा है, रिलेशन हमें दे रहा है, सेट हमारा है कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, और जो रिलेशन दिया गया है वो दिया गया मान लो T1 रिलेशन T2 के साथ। तो T1 T2 का रिलेशन जो ऐसा है वो सिमिलर का है, कैसा है वो, सिमिलर का है। अब मैं डिस्कस करूंगा केवल, ठीक है, लिख के नहीं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, कोई खुद के जैसा दिखता है नहीं दिखता है, मतलब अगर हम खुद की तुलना खुद ही से करें, मैं अपनी तुलना खुद से करूंगा तो क्या होगा भाई, T1 रिलेशन T2 मतलब क्या हुआ, T1 T2 से कंपेयर कर रहा है कि मैं आपके जैसा हूं, सिमिलर का मतलब जैसा दिखना, ठीक है। जैसे एक लड़का होता है तो बोलते हैं कि इसका चेहरा इसके पिता जैसा दिख रहा है,
पिता के बराबर नहीं है, पिता के जैसा दिख रहा है। तो इसका सेंस का मतलब होता है कि जैसा दिखना, मतलब सिमिलर होना, ठीक है ना। सिमिलर प्रॉपर्टी मतलब हुआ कि दो ट्रायंगल अगर कोई इक्विलेटरल हैं तो दोनों इक्विलेटरल ही हैं, मतलब छोटा बड़ा से मतलब नहीं है। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? छोटा बड़ा से मतलब नहीं है, बस ये देखना है कि ये भी इक्विलेटरल है तो ये भी क्या है, इक्विलेटरल है, मतलब इसके सभी एंगल्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, बस ये देखना है तुम्हें। तो दो ट्रायंगल अलग लिए, अगर मैं कोई एक ट्रायंगल उठाऊंगा उसी जैसा दूसरा ट्रायंगल लेकर आ जाऊं, सेम वही ट्रायंगल रहे, बस कलर चेंज हो जाए, तो सिमिलर बोला जाए नहीं बोला जाएगा? बोला जाएगा ना। कोई खुद से कंपेयर करके सिमिलर बोला जाएगा ना। तो क्या मैं इसको रिफ्लेक्सिव हाँ बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ? रिफ्लेक्सिव को हाँ बोल सकता हूँ, क्या रिफ्लेक्सिव होगा। अगर सिमेट्री की बात करो, सिमेट्री मतलब क्या है, कोई दो ट्रायंगल हैं, सोच के देखो, कोई दो ट्रायंगल आपस में हैं जो कि सिमिलर हैं। मैं कह रहा हूं कि जो मेरे पास पहला ट्रायंगल है वो दूसरे के ट्रायंगल के जैसा दिखता है, पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल की तरह दिख रहा है। तुम सोच के देखो, एक लड़का खड़ा है जो दूसरे व्यक्ति को देखकर कहता है ये मेरे जैसे दिख रहे हैं, तो क्या वो व्यक्ति कह सकता है कि ये जो व्यक्ति है दूसरा वाला, ये वाला व्यक्ति, कि ये भी मेरे जैसा दिखेगा? क्या कह सकता है? नहीं कह सकता, बिल्कुल कह सकता है। मतलब अगर ये ट्रायंगल बोलेगा कि ये ट्रायंगल मेरी तरह है, तो ये ट्रायंगल भी तो कह सकता है कि ये ट्रायंगल मेरी तरह है। तो सिमिलर का मतलब क्या, वो एक दूसरे के जैसे दिख रहे हैं, है ना। ये इनके जैसे दिख रहे हैं तो ये इनके जैसे, तो ये पॉसिबिलिटी हो रही कि नहीं हो रही कि मैं T1 रिलेशन T2 है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि T2 रिलेशन T1? बोलो, होगा। इसका मतलब T1 अगर सिमिलर है T2 से, तो इसका पक्की बात मैं कह सकता हूं कि T2 सिमिलर होगा किसका, T1 से। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया ना? ठीक है। अगला लास्ट पॉइंट इसमें हमारा आता है ट्रांसिटिव। अब मैं बात करता हूं कि अगर मेरा T1 रिलेशन रखता है T2 से, मतलब T1 सिमिलर है किसके, T2 के, T1 T2 एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, और T2 जो है वो T3 के सिमिलर है कि T2 T3 भी आपस में एक जैसे दिखते हैं। तो बताओ मैं कह सकता हूं क्या कि T1 T3 के जैसा दिखता है? बताओ मैं कह सकता हूं क्या कि T1 T3 जैसा दिखता है कि नहीं कह सकता? तो इसका अगर मैं ये कह सकता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी ट्रांसिटिव पॉसिबिलिटी है, आराम से। बताओ कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ गया? तो ये ट्रांसिटिव भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है, तीनों हो रहा है। तो अगर तीनों हो जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, तुल्यता, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आ गई भाई सभी को कि नहीं आई? आ गई। n बाई एन का मतलब वैल्यू जो होंगी पेयर में होंगी, किस में होंगी, पेयर में होंगी, यानी जो भी यहाँ पे आपके पास वैल्यू होंगी इसके अंदर सेट के अंदर मेंबर होंगे, सबके सब पेयर में होंगे। n बाई एन का मतलब है होगा जैसे 1, 1, 1, 2, 1, 3 एंड सो ऑन, 2, 2, 2, 1, है ना, इस तरफ से। तो सारी वैल्यू तुम्हें मिलेंगे यहाँ पे पेयर में, ठीक है। अगर मैं यहाँ डिस्कस करूँ कि r क्या दिया गया है, तो रिलेशन यहाँ पे बहुत सिंपल वैल्यू बता रहा है कि अगर मेरे पास a, b पहला पेयर और दूसरा C, D ये दूसरा पेयर है, अगर ऐसा होता है तो इसमें वैल्यू हमें दे रहा है AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें चेक करो, सॉरी सिद्ध करो कि ये हमारा इक्विवेलेंस यानी तुल्यता संबंध है। इसको मुझे तुल्यता संबंध दिखाना है। अब देखो ऐसा क्या होता था कि x रिलेशन y लेकर चलते थे हम लोग, आराम से तब रिलेशन दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर ये क्रॉस में होने के कारण यहाँ एलिमेंट तो कोई सिंगल फॉर्म में तो पाया नहीं जाएगा, यहाँ एलिमेंट 1, 2, 3 रूप में तो पाया नहीं जाएगा, यह एलिमेंट किस रूप में पाया जाएगा, पेयर के रूप में पाया जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो भी एलिमेंट उठाएगा वो किस रूप में उठाया गया, पेयर के रूप में उठाएगा। तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप का क्वेश्चन बनता है, एक तो बनता है a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, एक बनता है ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है ना। दोनों ही क्वेश्चन करने का सेम पैटर्न होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली चीज ये है कि इसमें पहली बात आती है रिफ्लेक्सिव। अच्छा, रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करेंगे? अगर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में सोचें तो क्या होता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a सो इम्प्लाइज दैट x रिलेशन x होना चाहिए। अब ये बताओ, यहाँ तो x तो लेट नहीं कर सकते, तो यहाँ क्या लेट करना पड़ेगा, फॉर ऑल बताओ a, b बिलोंग्स टू a सो इम्प्लाइज दैट क्या होना चाहिए, a, b रिलेशन a, b होना चाहिए। अब तो बात समझ में नहीं आई? तो इसको चेकआउट करो, ये देखो है या नहीं, पॉसिबल है या नहीं। तो कैसे देखेंगे, ट्राई करते हैं। तो मेरे पास a, b की जगह पे तो a, b है, लेकिन जहाँ c, d था वहां पे भी क्या है, a, b है। अगर तुम यहाँ पे मन में रख के देखो कि a, b है, ऐसे रफली, ये फेयर में नहीं करना होता, ठीक ना, और यहाँ पे भी a, b, तो c की जगह पे a रखना है और d की जगह पे b रखना है। तो बताओ क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, तो a तो a ही रहने वाला, ये वाला a।
डी की जगह पे रख देना है बी बराबर बी, तो बी रहने वाला है। सी की जगह पे क्या रख देना है ए, तो मेरे पास ये आ गया, तो यहाँ डी की जगह पे आ गया बी, तो ए बी इक्वल टू बी ए। और ए और बी दोनों क्या हैं, ए और बी दोनों कैसे हैं, नेचुरल नंबर हैं। तो जब नेचुरल नंबर हैं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि नेचुरल नंबर में क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 2 गुणे 3 है तो 3 गुणे 2, 4 गुणे 4 5 है तो 5 गुणे 4 कह सकते हैं नहीं। इसका मतलब जो ए गुणे बी है तो उसको बी गुणे ए लिख रहे हैं, तो क्या सही होगा या गलत होगा, क्या दोनों बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, और अगर बराबर नहीं है तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। ठीक है, तो चलो आते हैं इसमें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस सिचुएशन के अनुसार ये क्या जाएगा, ए बी बराबर बी ए। क्या ए बी बराबर बी ए पॉसिबल है, तो इसका मतलब गिवन रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। बस सबको समझ में आ गई, अरे आ गई नहीं आई, आ गई, ठीक है। अब क्या करना है भैया, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं जो कि है सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, बोलो, एक्स रिलेशन वाई, वाई रिलेशन एक्स होना चाहिए। ठीक है, चलो पकड़िए इस बात को। अब यहाँ पे ऐसा तो लेंगे नहीं, यहाँ पे पेयर में रिलेट करना है, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, ए कमा बी रिलेशन सी कमा डी है, तो क्या होना चाहिए, सी कमा डी रिलेशन ए कमा बी होना चाहिए। ठीक है, अब तुम्हें इसको उठाना है और ये प्रूव करना है, मतलब तुम्हें ये लेकर चलना है और ये लेकर आना है। तो कैसे लेकर आएंगे, चलो देखते हैं। चलो रिलेशन में रखो इसकी वैल्यू, क्या मिल जाएगा जरा बोलो, बोलो क्या मिल जाएगा, ए डी इक्वल टू बी सी। अब क्योंकि दोनों ही हमारे पास जो ए बी सी डी पूरे वैल्यू हैं, क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। अगर ये नेचुरल नंबर हैं तो मैं ए डी को और बी सी को यहाँ पे और क्या लिख सकता हूँ, मतलब मुझे लाना क्या है तुम्हें बताना, एक बार मैं तुम्हें दिखा दूँ मुझे लाना क्या है। मुझे लाना है बेटा सी कामा डी रिलेशन ए कामा बी। इसका मतलब समझते हो क्या होता है, इसका मतलब बताते हो क्या हो, देखो यहां से क्या बना था, ए डी बी सी, मतलब बाहर बाहर अंदर अंदर। तो ऐसा करो बाहर बाहर और अंदर अंदर करो, बताओ क्या बनेगा, सी बी बनेगा इक्वल टू डी ए बनेगा। आपको ये लाना है, आपको लाना है सी बी इक्वल टू डी ए। बताओ यहाँ पे सी डी इक्वल टू डी ए बन पाएगा क्या, हाँ नहीं बन पाएगा, पक्का, कैसे, बताओ कैसे बन पाएगा। मतलब तुम्हारे सामने सब कुछ लिखा रहेगा फिर भी बता नहीं पाओगे, बताओ कैसे बनवेगा। अरे सी बी यानी कि इस वाले लेफ्ट हैंड साइड को इधर लेकर आना है, इसको इधर लेकर जाना है, तो इतने में दिक्कत आ रही क्या। अब अगर कोई दो साइड आपस में इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि 2 इक्वल टू 2 लिखा है। अब इस वाले 2 को मुझे इधर लिखना है, इस वाले 2 को मुझे इधर लिखना है, कोई दिक्कत है क्या। अगर x इक्वल टू 2 लिखा है, अगर x इक्वल टू मेरे समझ लो सपोज कर लो x इक्वल टू y लिखा है, क्या लिखा है x इक्वल टू y, तो मैं y इक्वल टू x नहीं लिख सकता क्या, पहले बताओ, लिख सकता है नहीं। तो इसका मतलब अगर AD इक्वल टू BC लिखा है तो क्या मैं इसको BC इक्वल टू AD नहीं लिख सकता क्या, हाँ क्लियर है। और अगर जैसे BC आए तो BC को मुझे क्या लिखना है, CB, क्या BC को CB लिख सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में गुणा में प्रोडक्ट में हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होता है। इसका मतलब ये है कि मैं AB को BA और BC को CB आराम से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे CB आएगा और यहाँ पे क्या आएगा भाई, DA आएगा। और जब ऐसा आ गया तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, बोलो, CD रिलेशन AB, आराम से प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आराम से हो गया था, ये भी आराम से हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या बचा भाई, सबसे अच्छा इसमें पॉइंट बनता है
ट्रांसटिव का, है ना, जो बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो इतना नोट करना चाहो तो नोट कर लो। ट्रांसटिव, अब सेंस लगाना है तुम्हें ट्रांसटिव पर। थोड़ा सेंस लगाओ कि ट्रांसटिव रिलेशन कैसे होगा। ए कामा बी रिलेशन सी कामा डी, ठीक है। अगला क्या बनेगा, सी कामा डी रिलेशन ए कामा एफ। तो मुझे लाना क्या होगा, ए कामा बी रिलेशन ए कामा एफ। सबसे बड़ी बात ये होती है जो तुम्हें लाना है वो तुम्हें दिखना भी चाहिए, मतलब विजुलाइज होना चाहिए। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं, बाहर से अलग से देख लेते हैं कि ए कामा बी रिलेशन ए कामा एफ जब होता है तो कैसा नजर आता है। तो हमने बताया था बाहर बाहर अंदर अंदर, अकॉर्डिंग टू रिलेशन अगर ये देखें, ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें, तो बाहर बाहर का मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें और अंदर का अंदर, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ए एफ इज इक्वल टू क्या बनेगा, बी ई। मुझे ये बनाना है, ए एफ इज इक्वल टू बी ई मुझे बनाना है, ठीक है। अब यहां पे आओ, मेरे पास ये गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। मेरे पास ये गिवन है तो इसका मतलब क्या हुआ, बोलो, सी एफ इज इक्वल टू डी ई। अभी तो मैं किसी आपस में ऐसे सॉल्व तो कर नहीं सकता हूं। अच्छा, मैं इसमें क्या ले सकता हूं, क्योंकि इसमें एक पॉइंट है जो कॉमन है, वो क्या है, सी और डी कॉमन है। सी और डी कॉमन है तो सी और डी को एक साइड कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। बताओ क्लियर है नहीं। अगर हम इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो बताओ कोई प्रॉब्लम आने वाली है क्या, नहीं है। अच्छा, इसमें देखो ध्यान से, इसमें क्योंकि मेरा सी और डी कॉमन पॉइंट है इसलिए सी और डी को एक साइड, तो मतलब सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ। प्रॉब्लम आएगी, नहीं आएगी। अब ध्यान से देखोगे तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब वैल्यू भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगी। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये भी तो लिख सकता हूँ, ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए अपॉन एफ, लिख सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, ए एफ इज इक्वल टू बी ई। क्या वही आया, ए एफ इक्वल टू बी ई को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, बोलो, ए कामा बी रिलेशन ए कामा एफ। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। ये तुम्हें कोई लिख के दिखाना नहीं होता, ये मन में रखना होता है कि हमें लाना क्या है, उसके अकॉर्डिंग काम होता है। हमें बहुत इजी था, ठीक है ना, कर लो। जो सेट है वो क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल लाइंस। अब थोड़ा फील कर लेते हैं ऑल लाइन से। और रिलेशन क्या दिया गया है, रिलेशन दिया गया है मेरे पास L1 L2 सच दैट L1 परपेंडिकुलर L2 एक है, और एक है L1 पैरेलल L2। दो क्वेश्चन मेरे पास हैं इसमें, एक तो बनेगा परपेंडिकुलर से, एक बनेगा पैरेलल से। हम पहले उठाते हैं परपेंडिकुलर का। अब मेरा क्वेश्चन पहला आपसे ये है कि कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर कभी होती है क्या, सोच के देखो। कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर कभी होती है क्या, विचार करके देखो। अगर ये लाइन है, मान लो एक लाइन, अब इसको खुद के परपेंडिकुलर करके दिखाओ, नहीं पॉसिबल है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं होगा, सिमेट्री का हो। अगर कोई दो लाइन है जो एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर है ना, तो L1 परपेंडिकुलर किस पर है, L2 पर। बताओ हम क्या कह सकते हैं कि L2 भी परपेंडिकुलर होगा L1 पर, कह सकते हैं भाई। ये मान लो L1 हुआ और ये मान लो हमारा L2। तो अगर L1 L2 पर परपेंडिकुलर है तो L2 L1 पर परपेंडिकुलर माना जाएगा, बिल्कुल। तो ये सिमेट्रिक होगा, नहीं होगा, होगा। अगला थर्ड पॉइंट आओ, अगर तीन लाइन ले लेंगे, L1 L2 पर परपेंडिकुलर है और L2 L3 पर परपेंडिकुलर है, बताओ हम लोग कह सकते हैं क्या L1 L3 पर परपेंडिकुलर होगा, सोचो, नहीं कह सकते। मतलब सिचुएशन समझो कि L1 L2 पर परपेंडिकुलर है और L2 L3 पर परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि L1 L3 पर परपेंडिकुलर होगा, कह सकता हूं पक्का। यार तुम लोग मूर्ख हो या मूर्ख बन जाते हो, मूर्ख हो या मूर्ख बन जाते हो, पहले बताओ। सोच के देखो, ये मेरा L1 हुआ, बिना सोचे समझे बोल देते हो इसलिए मुझे गुस्सा आती है। ये मेरा L1 हुआ और ये मेरा हुआ L2। तो L1, चलो ऐसा मानते हैं ये मेरा L2 हुआ, ये मेरा L1 हुआ। तो L1 क्या हुआ, L2 पर परपेंडिकुलर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। L1 क्या हुआ, L2 पर
परपेंडिकुलर हुआ। जो L2 है वो किस पर परपेंडिकुलर है? L3 पर। तो मान लो L3 एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने, ये मान लो L3 लाइन है और L2 किस पर परपेंडिकुलर हो गया जाके? L3 पर। तो मैं कह सकता हूं क्या जो L3 है वो L1 पर परपेंडिकुलर होगा? बताओ कहूंगा क्या? वो कैसे हो गई है? समांतर हो गई है। तो ये जरूरी नहीं है कि फिर आपका L1 L3 पर परपेंडिकुलर होगा, नहीं होगा ये परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो सिंपल थ्योरी है। तो यहाँ पे ना तो रिफ्लेक्सिव होगा ये और ना तो ये ट्रांसटिव होगा तो केवल क्या होगा? सिमेट्रिक, बस। ठीक है, समझाई भवानी? अगर मैं बात करूं पैरेलल की, अब आ जाओ, कोई खुद के पैरेलल माना जाएगा नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। कंसाइड जो होता है पैरेलल ही माना जाता है। ठीक है, और अगर बात करें दो लाइन पैरेलल हैं, L1 पैरेलल है L2 के, L1 पैरेलल है L2 के, तो क्या मैं कह सकता हूं L2 पैरेलल है L1 के? बोलो, कह सकता हूं? इसका मतलब है हमारा क्या होगा? सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांसटिव बात कर लो, L1 पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल है L3 के। बताओ मैं कह सकता हूं कि L1 पैरेलल होगा L3 के? कह सकता हूं? इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो ये क्या होगा? इक्विवेलेंस यानी कि तुलता संबंध है। सबको समझ में आ गया? चलो भाई, इसमें नोट करने वाला कोई बात नहीं है। ठीक है, समझने वाली बात थी। और बताओ कौन सा डाउट है? बाकी तो सब बता रखे ना मैंने। और कौन सा डाउट है? बोलो भाई, जल्दी बोलो। और कोई डाउट?